Hello students, how are you? Let's go. Today's topic, Weston Bridge. Weston Bridge is what? Weston Bridge is combination of resistors. सर वो तो पढ़ लिया ना सीरीज को पैरेलल. कभी कभार ऐसा होता है कि सीरीज भी नहीं होता है, पैरेलल भी नहीं होता है, तब ये वेस्टर्न ब्रिज हमारे काम आता है. इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि रिक्वायरमेंट मिनिमम 5 रेजिस्टर्स होने चाहिए. कितने? 5 रेजिस्टर्स मिनिमम होने चाहिए, तब भी वेस्टर्न ब्रिज बनता है. और ज़्यादा से ज़्यादा 6. वैसे तो 5 में ही कंप्लीट हो जाता है, बट कभी कभार ऐसे कॉम्बिनेशन में प्लस 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 करके जा सकते हो. तो Weston bridge इज द बेस्ट मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. बहुत ही ईजी है, आपको तो बहुत मजा आने वाला है. ठीक है. Weston ब्रिज में एक बात याद रखनी है कि Weston ब्रिज की सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस ब्रिज है. अगर ब्रिज बैलेंस है तो करंट does not pass through resistor which is not connected with बैटरी. ये याद रखना, डायरेक्टली वो कनेक्टेड होना नहीं चाहिए. कैसे? तो ये देखो, ये रजिस्टर R1, इसे R2 नाम दे दो, इसे R3 दे दो, इसे कोई R4 नाम दे दो. बुक में इसे अननोन बोला है. ये गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी है. ठीक है. तो ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, गैल्वेनोमीटर की जगह पे रजिस्टर भी दिया हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पे रजिस्टर नहीं होगा. ठीक है. अब बैटरी में से करंट आई आएगा. अब ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ. देखो, कहीं से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. वो R1 के और R4 के कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड है और R2 R3 के कॉम्बिनेशन के थ्रू. ये नाम हो जाएंगे ABCD. ओके. यहां से करंट आएगा I, जंक्शन के पास आते ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2. ओके. अभी आपको करना क्या है कि अभी आपके पास जो R4 है वो तो डेफिनेटली अननोन है. ठीक है. उन्होंने बोला है कि ये अननोन है. R3 की जो वैल्यू है वो आपको सेट करनी पड़ेगी. धीरे 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 आप R3 की वैल्यू चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, चेंज करते रहो. कब तक चेंज करोगे? जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, मतलब कि गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वो 0 ना हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में से कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि VB और VD दो पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है. करंट कब नहीं जाता? जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तब. तो अभी ये करंट अंदर नहीं आ रहा है कोई भी करंट, तो ये करंट I1 सीधा ऊपर से यहां पे आ जाएगा. सिमिलर वे ये I2 सीधा यहां पे चला जाएगा.
ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये रहा, आई वापस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। फर्स्ट आप ले लो लूप ए बी डी ए। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, -I1R1 रजिस्टर और उसका कोरस्पॉन्डिंग करंट। फिर आप बी टू डी जा रहे हो तो बी टू डी में गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर R है, उसमें से आता हुआ करंट 0 है, दैट मीन्स ये हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। डी पे पहुंचे, अब आपको डी से ऊपर ए की ओर जाना है और करंट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि ऑपोजिट, I2R2 equals to 0. Therefore, I1R1 is equals to I2R2. Now, R1 by R2 is equals to I2 by I1. ये हो गया नंबर 1। ओके, चलो दूसरा लूप ले लो। लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये लूप ले लो, बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो भी आप बी टू सी जाओगे, -I1R4, फिर सी टू डी जाओगे, ऑपोजिट है तो I2R3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। सर आप बोलोगे कि सर ये तो R4 के अंदर I4 नहीं आना चाहिए। ए भाई, यहाँ पे नाम नहीं खेलना है, हमें क्या करना है, ये करंट I1 जो नोट किया है वो यहाँ पे जाएगा। आप सिंबल में क्यों जा रहे हो, I4 R4 I3 R3 ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा ही होना चाहिए। I1 R1 is equals to I2 R3, so R4. Therefore, R4 by R3 is equals to I2 by I1. ये हो गया नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में कॉमन क्या है, I2 by I1, तो ये हो गया R1 by R2 इज इक्वल्स टू R4 by R3। तो ये है विस्टन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। दिस इज अ कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड विस्टन ब्रिज। जब विस्टन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि इस आर्म में से, इस वायर में से जब भी करंट 0 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो R1 by R2, R1 कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, R2 कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड, रेशियो ऑफ लेफ्ट साइड, ये याद रखो आप लोग ना, बहुत रेशियो ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ राइट। ओके, आप लोग ना नाम पे बहुत रहते हो कि कैसे सर यहाँ पे R1, ये R2, ये R4, ये R3, क्यों एग्जाम में यहाँ पे R3, ये R2, ये R1, ये R4 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है पूरी। तो हमें नंबर से नहीं जाना है, R1 R2 से हमें क्या देखना है कि भाई क्या है, रेशियो ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ राइट साइड। या तो एक काम करो, R4 को नीचे लेके आओ, R1 by R4, और R2 को ऊपर लेके जाओ। तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, R1 और R4 का रेशियो, मतलब कि अपर का रेशियो इज इक्वल टू लोअर का रेशियो। रेशियो ऑफ अपर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लोअर। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 R3 इज इक्वल्स टू R2 R4। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 R3 मतलब कि ऑपोजिट जो रेजिस्टर्स है उसका प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट
रेजिस्टेंस इक्वल, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये है हमारी व्हिस्टन ब्रिज की कंडीशन। चलो फटाफट नोट में लिख लो। ओके, अभी देखो एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे सेट होते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत हम लोग जाएंगे। हम यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हिस्टन ब्रिज कैसे होता है और उसे कैसे यूज करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी कुछ लोग बच्चे सोचेंगे सर अभी आपने कुछ अलग टाइप का बनाया था, अभी अलग टाइप का बना रहे हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, डिजाइन ऑफ रजिस्टर्स नहीं है बेटा। ध्यान दो इधर ध्यान दो, उल्टा पुल्टा मत सोचो। ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 50 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम। ओके, और ये हो गया आपका 6 ओम। क्लियर? क्या लिखवाया था हमने, अपर रेशियो इज इक्वल टू लोअर रेशियो। तो अपर रेशियो क्या है, 10/50, कितना होगा 1/5 इज इक्वल टू लोअर रेशियो 2/10, कितना होगा 1/5। ठीक है, ये हो गया अपर एंड लोअर। ओके, अभी बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट की। लेफ्ट 10/2 5 ओम इज इक्वल्स टू राइट साइड 50/10 इट्स 5। तो ये हो गया लेफ्ट एंड राइट का रेशियो। तो ये दोनों इक्वल मिलते हैं, ये भी इक्वल मिलता है। आपको ये दोनों चेक नहीं करने हैं, आपको कोई एक ही चेक करना है। मैंने आपको दोनों दिखा दिए कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ये दोनों का 100, ये दोनों का 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ये रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं रहता है, निकाल दो भाई। तो क्या हुआ, ऊपर का पूरा सीरीज में $60 ओम, नीचे का पूरा सीरीज में 12 ओम, और ये दोनों पैरेलल में। सिंपल, 60 इंटू 12, 60 प्लस 12, 60 इंटू 12 डिवाइड बाई 72, डाल दो। ठीक है, दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना है जस्ट ये आपका 10 ओम कोई भी ले लो, ये 20 ओम, ये 50 ओम, ये 2 ओम, और ये फाइंड करो। ये फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में कंपल्सरी दिया होगा कि व्हिस्टन ब्रिज इज बैलेंस्ड और द कंडीशन ऑफ व्हिस्टन ब्रिज इज सेटिस्फाइड, देन आपको पूरी कहानी दी होगी। तो अभी हमें क्या करना है कि अपर लोअर या तो फिर लेफ्ट राइट कोई भी एक पकड़ो। मैं लेफ्ट राइट चलो लेता हूं। लेफ्ट साइड का 5 20/5 सॉरी 20/50, ये रहा लेफ्ट साइड का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड का रेशियो R/2।
ये 0 0 कैंसल, 2 ऊपर, R इज इक्वल्स टू 4/5 ओम या तो फिर 0.8 ओम। देखो कैसे इजी हो गया। तो आपका जो अननोन रेजिस्टर्स है वो 4/5 यानी कि 0.8 ओम है। चलो एक और क्वेश्चन। ये दे दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट ये, ठीक है, आर फाइंड करो। तो पहले कंडीशन चेक करते हैं। अपर रेशियो 60/10 6, 18/3, लोअर रेशियो ये भी 6। तो भाई ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये रेशियो सेटिस्फाइड हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो बीच का रेजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं है। इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अगर करंट पास नहीं होता है तो रेजिस्टर आप 0 लो या इनफाइनाइट लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो आप 0 करंट से भी उतना सेटिस्फाइड हो जाओ और इनफाइनाइट से भी। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। 100 लो, इनफाइनाइट ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से करंट जाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस काउंट कब होता है? जब उसमें से करंट पास हो। लेकिन जब करंट ही पास नहीं होगा तो रेजिस्टेंस किस काम का? तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भी हमें वेस्टर्न ब्रिज में कैसे कैसे काम करना है। जो एडवांस न्यूमेरिकल होंगे वो कुछ एडवांस में जाएंगे, तब देखेंगे। ओके, लिख लो।